नई दिल्ली में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी और अमित शाह की मुलाकात। एनसीओएल खरीदेगा किसानों के लिए ऑर्गेनिक उत्पाद। इसका उद्देश्य किसानों की जैविक उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना है। उत्तराखंड विधानसभा बनेगा डिजिटल विधानसभा। देहरादून और भराड़ीसैंण को ई विधानसभा बनाया जाएगा। अधिकारियों और विधायकों को दी जाएगी ट्रेनिंग। हल्द्वानी में आपदा प्रभावितों को प्रशासन मुहैया करा रहा सुविधाएं। डीएम ने विस्थापन के लिए प्रशासन को भेजा प्रस्ताव। आपदा की जद में आए क्षेत्रों का विस्थापन किया जाएगा। खटीमा में आपदा धनराशि न मिलने के कारण लोगों में आक्रोश। ग्रामीणों का तहसीलदार के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। बीते 8 जुलाई खटीमा में आई थी बाढ़ आपदा। और नगर निगम और आरटीओ ने सड़कों के किनारे गलत पार्किंग को लेकर किए ताबड़तोड़ चालान। अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई। सड़क पर गलत खड़े वाहनों तो किए गए तो उनके खैर नहीं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें कि कुछ ही देर में हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में हरिद्वार पहुंचेंगे और यहां पर कांवड़ी और शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करेंगे। हर की पौड़ी और ओम पुल पर पुष्प वर्षा कार्यक्रम है। कांवड़ यात्रा की बैठक के दौरान फैसला लिया गया था। बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कुछ ही देर में हरिद्वार पहुंचेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कांवड़ियों पर शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हर वर्ष जैसा कि हम देखते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो शिव भक्त हैं उन पर और कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं। और न सिर्फ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस तरह के जो सराहनीय कदम है वो उठाते नजर आते हैं। और इस बार कांवड़ियों पर शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हर की पौड़ी और ओम पुल पर यह पुष्प वर्षा कार्यक्रम है। कांवड़ यात्रा की बैठक के दौरान यह फैसला लिया गया था। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में हरिद्वार पहुंचने वाले हैं और यहां पर शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा करेंगे। सुरक्षात्मक दीवार और जिन लोगों का भी विस्थापन होना है उनका जहाँ भी जरूरी है वहाँ पर विस्थापन किया जाएगा। उनको नई जगह पर बसाया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरी तरह से लोग सुरक्षित रहें, हर प्रकार से उनको वो हो। और यहाँ पर जो गर्भवती माताएं हैं और बड़े बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उन सभी के लिए सभी प्रकार की जो भी व्यवस्थाएं जरूरी हो सकती है। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए भी यहाँ पर जब तक नहीं जा रहे हैं तो ये सब व्यवस्थाएं प्रशासन को करने को कहा है। निर्देश भी दिए और हवाई दौरा भी किया। हाँ, मैंने पूरा उस क्षेत्र में देखा है। जो भी आपदा आई है, जहाँ नुकसान हुआ है, पूरी तरह से भूस्खलन बड़े पैमाने पर हुआ है, स्कूल का नुकसान हुआ है, जमीनों का नुकसान हुआ है, पुलों का, सड़कों का, पूरी तरह से काफ़ी बड़ी आपदा आई है। और हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी फिर से जनजीवन सामान्य हो। हमारे साथ सीएम धामी मौजूद हैं इस समय। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की है। कृषि मंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को बाबा केदारनाथ जी की प्राकृतिक और रेशम किसानों का बनाया हुआ शॉल भेंट किया है। आपको बता दें कि संसद भवन में हुई मुलाकात के बाद मीडिया को जारी बयान में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि प्रदेश में उत्पादित होने वाले पीजीएस प्रमाणित उत्पाद जैसे बासमती चावल, चौलाई, मिलेट्स, दालों को भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के अधीन स्थापित एनसीओएल ने क्रय करने की रुचि दिखाई, जिसके फलस्वरूप उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद और नेशनल कॉर्पोरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के माध्यम से ये बैठक की गई
और कृषि मंत्री ने बताया है कि प्रक्रिया को मूल रूप प्रदान करने के लिए दोनों संस्थाओं के बीच एक औपचारिक अनुबंध भी किया जाना प्रस्तावित है, जिसके उपरांत प्रदेश के किसानों के जैविक उत्पादों को NCOL के लिए क्रय शुरू किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प, जो किसानों की आय बढ़ाने और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में किसानों के जैविक उत्पादों को सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थिति के दृष्टिगत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के चलते दी गई धनराशि के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सहकारिता मंत्रालय के अधीन स्थापित नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के माध्यम से उत्तराखंड के ऑर्गेनिक उत्पादों को खरीदने के लिए सहमति भी दी है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात देहरादून की करेंगे। देहरादून में हर सोमवार को जिलाधिकारी आम जनमानस की शिकायतें सुनते हैं और उस पर तुरंत कार्रवाई के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया जाता है। आपको बता दें कि जनता दरबार में जिलाधिकारी ने बताया है कि इस बार लगभग 115 शिकायतें आई हैं। ज्यादा शिकायतें आपसी झगड़ों, जमीन कब्जाने और बारिश को लेकर, साथ ही साथ बिजली पानी से संबंधित भी आई है, जिसके निस्तारण के लिए संबंधित विभाग और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। तकरीबन 115 प्लस हमारे यहाँ शिकायतें आई हैं और इसमें मोर और लेस जितनी भी शिकायतें थी वो लैंड डिस्प्यूट और जो अभी बरसात का सीज़न है तो जल भराव की जो शिकायतें थी वो थी। और इसमें जो ज़्यादातर शिकायतें लैंड से भी रिलेटेड थी वो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड थी और हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए थे उनसे सबसे यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको तत्काल निस्तारण करें। उत्तराखंड विधानसभा को डिजिटल विधानसभा बनाया जा रहा है। इसको लेकर जल्द कार्य पूरा कर लिया जाएगा। केंद्र सरकार से विधानसभा के लिए बजट आवंटित होने के बाद कार्य शुरू किया गया और इसके चलते पहले देहरादून में विधानसभा और उसके बाद भराड़ीसैंण विधानसभा को ई विधानसभा के रूप में विकसित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने बताया है कि देश की सभी विधानसभाएं डिजिटल बनाई जा रही है। इसके तहत केंद्र सरकार से विधानसभा के लिए उत्तराखंड को भी बजट आवंटित हुआ है, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से भी विधानसभा के लिए बजट मुहैया करवाया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि यह कार्य देहरादून से शुरू किया गया है, जबकि आगामी दिनों में भराड़ीसैंण को भी डिजिटल विधानसभा के रूप में विकसित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि इस व्यवस्था से कम पेपरों का इस्तेमाल कम हो सकेगा और इसके लिए आगामी दिनों में अधिकारियों और विधायकों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। देखिए, ऐसा है कि धीरे धीरे पूरे भारत में जो विधानसभाएं हैं वो ई हो रही हैं, तो हमें भी भारत सरकार के माध्यम से फंड आया है और ऑफ कोर्स उत्तराखंड सरकार ने भी हमें उसमें एडिशनल फंड्स दिए हैं और उसके तहत पूरा जो विधानसभा देहरादून में है और विधानसभा जो गैरीसैंण में है वो पूरा डिजिटाइजेशन होगा। तो डिजिटल अब हम होने जा रहे हैं और कम से कम पेपर यूज़ का कार्य करने जा रहे हैं। तो उसमें चीज़ें बदली, कहीं तार डलनी थी, कहीं इस तरह की छोटे मोटे काम हो रहे थे, तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि हम देहरादून विधानसभा से शुरू करते हुए यहाँ रेनोवेशन करते हुए, क्योंकि जब हम डिजिटल होंगे तो स्पेस चाहिए होती है जहाँ मशीनें रखी जाएंगी, तरह तरह की चीज़ें चाहिए। फिर फर्नीचर में भी थोड़ा बहुत बदलाव होता है क्योंकि आपके अब लैपटॉप्स आएंगे, तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। लेकिन 31 तारीख तक हम डिजिटाइज तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उसमें ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है। जहां अफसरों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी वहां विधायकों को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तैयार हो जाएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टिहरी जिले के बूढ़ा केदार क्षेत्र में विगत दिनों भारी बारिश के चलते भूस्खलन की वजह से कई मकान क्षतिग्रस्त हो गई है। आपको बता दें कि इस घटना में 2 लोगों की मलबे में दबने से मौत भी हो गई है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि प्रभावितों को शासन की ओर से अनुमेय राहत राशि दी जा रही है और क्षेत्र के सभी मकान खाली करा दिए गए हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों को प्रशासन की ओर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उन्हें हर संभव सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही है।
जिलाधिकारी की ओर से विस्थापन के लिए प्रशासन को प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। जैसे ही प्रशासन को प्रस्ताव मिल जाएगा उसके बाद आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। आपको ये भी बता दें कि प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि विस्थापन की प्रक्रिया में काफ़ी समय लगता है और प्रदेश के कई ऐसे क्षेत्र हैं जो आपदा की जद में है, उनका विस्थापन कराया जाना है और उनके लिए भी प्रक्रिया तेज की जा रही है। देखिए साथियों, मैं अभी हूँ चिनगढ़ में और चिनगढ़ में ये देखिए भाई साहब, ये ऐसा देखिए जो ही घटना के बारे में अनुमान लगाया गया तो जिलाधिकारी ने तत्परता से एक्शन लेते हुए तत्काल लोगों को खाली कराया उस मकानों से। वहाँ कोई थे नहीं, कि आपदा की आशंका पहले से थी। उसके बाद आपदा आई, आप जानते हैं कि काफ़ी नुकसान हुआ, मकानों में काफ़ी क्षति पहुँची है। मैक्सिमम मकान ऐसे हैं जो रहने लायक नहीं रह गए हैं। तो उसको देखते हुए जो है लोगों को विस्थापन किया जाए, जहाँ किया गया था वहाँ पे हमने उनके रहने की, खाने की व्यवस्था की है और बाकी व्यवस्थाएं जो तय की गई हैं ताकि किसी प्रकार से दिक्कत ना हो। जिसके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं या टूट गए हैं या ध्वस्त हो गए हैं उनको अनुमन्य सहायता प्रदान की जा रही है। और इसके बाद विस्थापन के बारे में भी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है। तो जिलाधिकारी का कहना है कि विस्थापन का प्रस्ताव उनके स्तर से प्रेषित किया जा रहा है। प्रस्ताव जो ही शासन को प्राप्त होगा, शासन प्राथमिकता के आधार पर इसमें कार्रवाई। देखिए, जहाँ भी विस्थापन की आवश्यकता होती है प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाती है। इसमें भी प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि हमने बताया कि अगर जिला प्रशासन सजग नहीं होता, अगर इतना अलर्ट नहीं होता तो बड़ी आपदा आ सकती थी। लगभग 15 घर हैं तो 70-80 के आसपास लोग हैं जिनको हमने निकाला है वहाँ से। मैक्सिमम लोगों को हमने अपने सरकारी व्यवस्था से रुकवाया है। जिनकी अपनी कोई व्यवस्था थी, अपने रिश्तेदारों के यहाँ, नातेदारों के यहाँ, वो लोग आगे रुके हुए हैं। जो भी अनुमन्य सहायता है हमने 24 आवर्स के अंदर लोगों को दे दी थी। वर्तमान में स्थिति वहाँ सामान्य बनी हुई है। बाकी प्रस्ताव जनपद स्तर पर तैयार हो रहा है। जो भी जनपद स्तर की डिमांड होगी उसको पूरा करने के लिए समुचित कार्रवाई। टिहरी जनपद की घनसाले विधानसभा से आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडे ने पहुंचकर आपदा राहत शिविर विनकखाल, तिनगढ़ गांव और बूढ़ा केदार आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर लोगों की समस्याओं को सुना है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि गढ़वाल आयुक्त ने अस्थायी राहत शिविर में आपदा प्रभावितों और अधिकारियों के साथ बैठक कर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है। उन्होंने कहा है कि सरकार आपदा को लेकर संवेदनशील और आपदा प्रभावितों के लेकर हर संभव अच्छा काम करने में लगी हुई है। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि आपदा के कार्यों में पैसों की कमी आड़े न आए और उन्होंने अस्थायी राहत शिविर में समस्त व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए शिविर में पावर बैकअप की व्यवस्था करने, टीवी की व्यवस्था करने, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करने, आजीविका को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी इस दौरान दिए हैं और कहा है कि आपदा प्रभावितों को कोई दिक्कत न हो, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। उन्होंने जिलाधिकारियों को लोगों की वैकल्पिक व्यवस्था करने, 5 स्थान पर जगह चिन्हित कर पशुओं हेतु शेल्टर बनाने, चारा पानी की उचित व्यवस्था करने और तिनगढ़ गांव को प्राथमिकता पर विस्थापन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि तिनगढ़ गांव के विस्थापन के लिए भूभरिगी सर्वे कर दिया गया है और जिसकी स्वीकृति मिल चुकी है। जमीन उपलब्धता के अनुसार लोगों का पुनर्वास करने को कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बूढ़ा केदार में बाल गंगा और धर्म गंगा के किनारे क्षतिग्रस्त होती सड़क सुरक्षा के शुरुआती कार्यों के लिए 8 करोड़ की स्वीकृति मिल चुकी है। अधीक्षण अभियंता सिंचाई को एस्टिमेट डीएम को उपलब्ध कराने और टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनपद में हुई आपदा क्षति एवं राहत कार्यों की जानकारी दी है और बताया कि ग्राम कोट के 28 परिवारों के विस्थापन की कार्यवाही गतिमान है और पहले ही किश्त जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि आपदाग्रस्त क्षेत्र के समस्त गांवों का जूलॉजिकल सर्वे कराया जा रहा है। बातों को बहुत ध्यान से सुना गया है और प्रशासन की यहाँ की व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। कुल मिलाकर हम लोगों का जो प्रयास है कि जो इस आपदा की स्थिति में जो उनको कष्ट हुआ है, तकलीफ हुई है, हम जल्दी से जल्दी उनको नॉर्मलसी की तरफ ले जाएं, नॉर्मल हो जाए उनकी लाइफ और उनका जीवन अच्छे ढंग से पुनः पटरी पर लौट आए। और इस संबंध में मैं पुनः आपको ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ा ही इसमें स्पष्ट निर्देश है और उसी के क्रम में पूरी मशीनरी यहाँ पर कार्यरत है। कल प्रभारी मंत्री जी भी यहाँ पर विजिट करके गए थे, आज हम लोग आए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ की सारी स्थितियाँ नॉर्मल हो।
और चलिए आगे बढ़ते हुए बात खटीमा की करेंगे। खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड राज्य सरकार के अग्निवीर सैनिकों को पुलिस, फॉरेस्ट, अग्निशमन आदि नौकरियों में 10% आरक्षण देने, बलिदानी सैनिकों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने के निर्णय का स्वागत किया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धन्यवाद पत्र के माध्यम से सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अग्निवीर युवाओं को नौकरियों में आरक्षण देकर और बलिदानी सैनिकों के आश्रितों की मुआवजा राशि 5 गुना बढ़ाने का ऐतिहासिक फैसला किया है। सभी अन्य राज्य भी इस संबंध में पहल करें। रमेश चंद्र जोशी ने आगे कहा कि हम पुष्कर सिंह धामी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इस मुद्दे पर सभी राज्य एकजुट होकर अग्निवीर और बलिदानी सैनिकों के हितों के लिए अपने अपने राज्य में इस प्रकार की योजनाएं लागू करेंगे। आपको बता दें कि इस मौके पर जिला महामंत्री सतीश गोयल, नगर अध्यक्ष जीवन धामी, नगर महामंत्री मनोज बांधवा समेत कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साहसिक निर्णय का प्रदेश की जनता स्वागत करती है और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार प्रदेश और देश हित में सर्वप्रथम निर्णय लेने वाले राज्य के रूप में उत्तराखंड अहम भूमिका निभाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की करेंगे। उत्तराखंड में जारी 4 धाम यात्रा और इस बीच भूस्खलन के चलते सड़कों पर मलबा आने से बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री मार्ग कुछ देर के लिए अवरुद्ध हो गया, यानी कि बंद हो गया था। आपको बता दें कि लेकिन जल्द आवागमन शुरू करने के लिए रास्ते से मलबे हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दिया है कि कई राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग और ग्रामीण मार्ग अवरुद्ध है। प्रशासन की ओर से इन्हें शुरू करने का काम तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने 4 धाम यात्रा को लेकर कहा है कि 4 धाम यात्रा लगातार जारी है। यात्रा जैसे मैंने कहा कि तीनों हमारे मेजर रास्ते बंद हैं, आज सुबह बंद हुए हैं, तो उसमें खोलने की कार्रवाई जो ही पूरी हो जाएगी, यात्रा सुचारू हो जाएगी। रास्ता जहाँ बंद होता है वहाँ हम लोग कहीं ऐसे स्थान पे यात्रियों को रोक लेते हैं जहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था हो, ताकि यात्रियों को अनावश्यक वहाँ वेट न करें। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से रास्ता खुल जाए। बीते 8 जुलाई को खटीमा क्षेत्र में आई बाढ़ आपदा से राहत राशि नहीं मिलने से खटीमा के बड़ी अंजनिया और श्रीपुर बिछवा गोट के ग्रामीणों ने तहसील परिसर में तहसीलदार के कार्यालय पर पहुंचकर प्रदर्शन किया है, जहां पर इतने दिन बीत जाने के बाद भी आपदा प्रभावित लोगों को आपदा राशि प्रशासन ने आवंटित नहीं होने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा गया है। वहीं कुछ अपात्र लोगों को भी अधिकारी ने चेक वितरित किए हैं और इस मौके पर तहसीलदार खटीमा हिमांशु जोशी ने बताया है कि पटवारी की अचानक तबीयत खराब हो जाने के कारण ये काम रुका हुआ था। इस पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द सर्वे कराकर लोगों को चेक मुहैया कराया जाएगा। बड़ी अंजनिया के दीपक सिंह ने बताया है कि संबंधित अधिकारी सर्वे के नाम पर मात्र खाना पूर्ति कर रहे हैं, जिस कारण अपात्र व्यक्तियों को तो सहायता चेक मिल रहे हैं, लेकिन पात्र लोगों को प्रशासन अभी तक आपदा धनराशि आवंटित नहीं कर पाया है। और इस दौरान तहसीलदार हिमांशु जोशी ने आश्वासन दिया है कि पटवारी सर्वे कराकर लोगों को चेक वितरित करेंगे। बीजेपी नेता संतोष चंद का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में पटवारी के बीच में मुआयना किया है पटवारी ने, लेकिन जो असल में आपदा से पीड़ित थे उनका सर्वे नहीं किया गया है, जिस कारण से अभी तक उनको आपदा की धनराशि नहीं मिल पाई है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ आपदा प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता राशि प्रदान करने के आदेश दिए थे, लेकिन अधिकारियों ने इस पर लगातार खानापूर्ति की, जिस कारण अभी तक पीड़ित परिवार को जो आपदा धनराशि सरकार ने आवंटित की थी मुहैया नहीं हो पाई, जिसके बाद उनका ये प्रदर्शन, ये आक्रोश देखने को मिला। 8 तारीख में अभी आपदा आई थी, उसमें कुछ लोगों को तो चेक मिल गए, वितरण हो गए थे। कुछ लोग जिनके यहाँ पे एक्चुअली में पानी था, उन लोगों को चेक ना कोई मदद मिली है, ना कोई सरकार का चेक मिला है। तो उसी के उसमें हम आए थे तहसीलदार के साथ। तहसीलदार साहब ने आश्वासन दे रखा है कि कल सर्वे करने आएंगे और उनका जो भी है उनको वितरण किया जाएगा। मेरा नाम
वास्तव में क्या है कि अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग ये पूरे खटीमा क्षेत्र की समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र बहुत से सारे क्षेत्र छूट गए हैं जहाँ पटवारी पहुँच नहीं पाए हैं या कहीं पहुँचे हैं तो बीच बीच का निरीक्षण कर गए हैं। जो वास्तव में जिनको आवश्यकता है, दूरस्थ क्षेत्र हैं, बैकवर्ड एरिया हैं, वहाँ अभी तक पटवारी नहीं पहुँचे हैं। इसी क्रम में हमारे सिरपुर बिचवा गोट के निवासी यहाँ आए हुए थे, तो कई दिन से कह रहे थे हमारे यहाँ कोई निरीक्षण के लिए नहीं पहुँचा है। किसी का जो है बिमला दीदी का हमारे ऊपर से पेड़ गिर गया था छत में, उनका जो छत क्षतिग्रस्त हो गई है। किसी की बकरियाँ डूब गई, किसी घर का राशन भीग गया। हमारे बजरंगबली मंदिर का जो है राशन भीग गया, बाबा जी साथ में हैं। तो मैं यहाँ अभी माननीय एसडीएम महोदय और तहसीलदार महोदय जी से बात हुई, तो उनका कहना ये है कि हम अभी निरीक्षण करवाएंगे। वास्तविकता ये है कि हमारे पटवारी जी जो क्षेत्र में देख रहे थे, उनकी अचानक तबियत खराब हो गई, वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। इसलिए दूसरे पटवारी जी की ड्यूटी लगा दी गई वहाँ पर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। जल्दी सर्वे पूरा हो जाएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की करेंगे। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने सर्किट हाउस में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों से केंद्र व राज्य सरकार की संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। और इस दौरान शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में दाखिल को लेकर यहां पर शिकायत मिली, जिस पर शिक्षा विभाग को जांच करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान मजहर नईम ने कहा है कि केंद्र व राज्य सरकार लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। यानी कि आपने देखा किस तरीके से लगातार बीते कुछ सालों से केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से लोगों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन उन योजनाओं की जानकारी और लाभ अभी तक आम जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजनाओं का प्रचार प्रसार और असली पात्र को लाभ दिए जाने के लिए हर संभव प्रयास करें। सरकारी योजनाओं का पूरी तरीके से सरकार ने अच्छा काम किया है। सरकार ने इतना पैसा दिया है, बिजली के क्षेत्र में दिया, पानी के क्षेत्र में दिया, सड़कों के क्षेत्र में दिया, बच्चों की पढ़ाई के लिए, स्कूलों की स्थिति ठीक करने के लिए दिया। लगातार सरकार काम कर रही है और सरकार के उस काम को जनता के बीच में जाना चाहिए। आज हमने अधिकारियों से ये दिशा निर्देश दिए हैं कि इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। जो हमारी सरकार हल्द्वानी में नगर निगम, जिला प्रशासन और आरटीओ सहित पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से शहर में सड़कों के किनारे अनियोजित रूप से पार्किंग किए जाने के मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल रोड का सर्वे करते हुए ताबड़तोड़ चालान यहां पर किए हैं। यानी कि चालानी कार्रवाई की गई है, जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। इस दौरान शहर में नैनीताल रोड के किनारे और डंडी सड़क पर पार्किंग में नई जगह तलाशते हुए अवैध पार्किंग करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी, मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा सहित एआरटीओ रश्मि भट्ट ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है और कहा कि भविष्य में इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। पूरे शहर में हम लोग चौराहे चौड़ीकरण और रोड चौड़ीकरण का काम भी कर रहे हैं। साथ में ये देखा गया है कि कई स्थानों पर निर्धारित जो पट्टी है उसके बाहर भी वाहन पार्क हो रहे हैं। तो विशेषकर जो नैनीताल रोड है, ठंडी सड़क है, इस पर अभी परिवहन विभाग और जो हमारा पुलिस विभाग है उसके साथ नगर निगम के साथ ये अभी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अभी चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और देख रहे हैं कि आगे क्या ऑल्टरनेट प्लेसेज हो सकते हैं जहाँ पर पार्किंग विकसित की जा सकती है। सर, हॉस्पिटल के बाहर से भी गाड़ियाँ लगी हैं तमाम जगह, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल के बाहर थी पार्किंग होने के बावजूद वो रोडों में गाड़ियाँ लगा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनके लिए निर्देश हैं कि वो अपनी पार्किंग की व्यवस्था करेंगे और उसको भी हम लोग प्राधिकरण के माध्यम से चेक करा रहे हैं। ये बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि जो गाड़ियाँ इधर उधर वैसे ही खड़ी हो जाती हैं और ट्रैफिक के मूवमेंट को डिस्टर्ब करती हैं, तो वो चीज़ ना हो। इसीलिए जैसा कि डीएम मैडम का भी निर्देश है कि रोड जो है वो चलती हुई गाड़ियों के लिए और जो गाड़ियाँ मूवमेंट में है उनके लिए है। तो जो लंबे समय से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं विदाउट पार्किंग, जहाँ पार्किंग ना होते हुए भी, तो उन गाड़ियों को हटाना और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फूड वैन्स में काफ़ी कार्रवाई होती है। अगर वो हमारे यहाँ एज अ फूड वैन नहीं रजिस्टर्ड हैं तो उन पे जो कार्रवाई की जाती है, जो पेपर्स कंपल्सरी हैं वो ना होने पे की जाती है और सीज भी होती हैं। तो काफ़ी फूड वैन सीज़ की गई हैं,
जिसके बाद कि इन्होंने फिर उनको एज अ फूड कैंटीन, मोबाइल फूड कैंटीन रजिस्टर किया। हल्द्वानी शहर के अंतर्गत कई बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम रहती है। तो आज सिटी मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त, मैं और हमारे ARTO मैडम तीनों के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया है, जहाँ पर हम लोग ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ पर और पार्किंग बनाई जा सकती है। और इसी दौरान यदि कोई पार्किंग में नहीं गाड़ी खड़ी है या किसी तरीके के द्वारा ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन किया जा रहा है, तो उसमें ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ में है, RTO मैडम है, तो वो लोग चालान भी कर रहे हैं और हम लोग एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कि हम कहाँ पर और पार्किंग की जगह यदि कोई मिलती है तो उसको यूज़ कर। हल्द्वानी में नगर निगम के अंदर शहर में 20 पार्क बने हैं, जिसकी हालत खस्ता होती जा रही है। और इसी के मद्देनजर मुख्य नगर आयुक्त विशाल मिश्रा ने शहर में बने 20 पार्कों का स्थलीय निरीक्षण किया है और इसके साथ ही शहीद पार्क को भी जल्द प्राधिकरण के माध्यम से ठीक करने की बात कही है। मीडिया से बात करते हुए नगर आयुक्त ने बताया है कि शहर के नैनीताल रोड में स्थित पार्कों के जीर्णोद्धार के लिए DPR तैयार कर चुकी है और आपको बता दें कि DPR पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। सभी पार्कों का रखरखाव और सौंदर्यीकरण हो, इसके लिए नगर निगम जल्द कार्रवाई करेगा। देखिए, इसमें दो प्रमुख बातें हैं। पहला तो अभी हम लोग शहीद पार्क में हैं और यहाँ पर जो कुछ हिस्सा टूट फूट हो गया है, कुछ हिस्से को रिपेयर चाहिए, तो उसके बारे में प्राधिकरण के सचिव महोदय से भी बात हो गई है और वो उसको पूर्ण करा देंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा बिंदु यह है कि नैनीताल रोड पर जितने भी हमारे 20 पार्क हैं, छोटे बड़े जो भी पार्क हैं, उसके ब्यूटिफिकेशन की एक रफ DPR तैयार हो चुकी है और जल्द ही इसमें संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया जाएगा और वो कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। मसूरी बारलूगंज JP होटल के पास एक बड़ा पेड़ गिरने से मार्ग बाधित हो गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई है और लोगों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पेड़ गिरने की सूचना पर मसूरी फायर सर्विस और पुलिस मौके पर पहुंची। फायर सर्विस के जवानों ने पेड़ को काटकर सड़क किनारे कर यातायात के लिए खोल दिया है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि JP होटल के पास अचानक से एक बड़ा पेड़ गिर गया, जिससे रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया। उन्होंने कहा कि मसूरी में कई ऐसे पेड़ हैं जो जर्जर हो गए हैं और गिरने की स्थिति में हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों से मांग की है कि जो पेड़ गिरने की स्थिति में हो चुके हैं उनको चिन्हित कर हटाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में किसी तरीके से कोई बड़ा हादसा न हो सके। ये देखो, हमारी स्कूटी भी खड़ी है, दूध ब्रेड